मोदी सरकार 10 सालों में जो दावे कर रही है हमने बहुत बेहतर कर दिया, तो आपको जमीनी हकीकत में क्या लगता दावे और हकीकत में आसमान और जमीन का फर्क है। पूरा देश का मूड यही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। संविधान को रौंद रहे हैं रात दिन। कांग्रेस की इंदिरा गांधी के द्वारा जो 76 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उससे 100 गुना ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति है। 370 हटाए तो कश्मीर वासियों को, लद्दाख वासियों को क्या मिला? पहले पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों पे पत्थरबाजी करते थे, अब वो सब नहीं हो रहा है। तो स्पॉन्सर्ड था, वो स्पॉन्सर्ड था। जो चोरी करता है ना, वही आगे जाके चोर 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 हल्ला करेगा। सच को सच, गलत को गलत कहने वाला आदमी, उसी को अर्बन नक्सल कहते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देश में फिर से एक बार चुनाव का माहौल है और चुनावी कवरेज करते हुए हम पहुंचे बिहार की धरती पे। यहां पटना के वोटर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार में 10 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ या कौन बेहतर लग रहा है जिससे आने से देश बेहतर हो पाएगा। सर बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? रामबली प्रसाद। बताएंगे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार 10 सालों में जो दावे कर रही है हमने बहुत बेहतर कर दिया, तो आपको जमीनी हकीकत में क्या लगता है? दावे और हकीकत में आसमान और जमीन का फर्क है, और इसीलिए 10 साल में इन्होंने जो आज तक काम किया, दावाजी जो कहते हैं, वो उस पर चर्चा नहीं करने के बजाय बेमतलब की बातों पर चर्चा करते हैं। कभी हिंदू मुसलमान तो उनका जुमला है, उनका तो कहिए कि जीवनी शक्ति है। अब घटते घटते आगे मंगलसूत्र तक, नारी सम्मान तक। कितना मंगलसूत्र, नारी सम्मान का इज्जत है इनके समय में, वो भी कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है। पहलवान बेटियों का उदाहरण आपके सामने है, मणिपुर की बेटियों का उदाहरण आपके सामने है। तो दावे और हकीकत में कोई तालमेल नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे ही कहते हैं अब की बार 400 पार, तो दावा है उनका हवा भरने के लिए, गुब्बारा में अपने कार्यकर्ताओं को टाइट रखने के लिए। लेकिन मुश्किल हो जाएगा इनको। अभी 2 चरण का चुनाव का जो रिपोर्ट है आप जैसे लोगों के माध्यम से, वो 200 पार करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो तो कह रही पूरे देश में मोदी लहर है, मोदी मैं हो गया पूरा हिंदुस्तान, ऐसा कहते हैं। मोदी मई नहीं हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये मई हो गया है। पूरा देश का मूड यही है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ, मोदी सरकार हटाओ, संविधान बचाओ। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ जाए तो संविधान पे खतरा हो जाएगा? देश में लोग उनके बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं। मोदी जी नहीं बोले हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े नेता, थिंक टैंक के लोग बोल चुके हैं। अखबारों में आर्टिकल छाप करके कह चुके हैं कि अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम इस संविधान को ख़त्म करेंगे और अपना जो मनुवादी संविधान है, मनुस्मृति, वो लागू करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। ये तो होता है कि चुनाव में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, जुमला हो जाता है, मन से भाषण हो जाते हैं। लगता है वोटर के तौर पर कि सही में संविधान बदल जाएगी, ऐसी कोई प्रावधान है? एकदम पूरा खतरा है। संविधान रहते हुए संविधान को रौंद रहे हैं रात दिन। बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो आप हमसे पूछ रहे, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये जो न्यूज़ चैनल पर प्रसारित होगा तो आपको भी नोटिस होगा और हमको भी नोटिस होगा। और अगर नोटिस का जवाब उनको लगा कि नहीं, नोटिस देने से जवाब से संतुष्ट नहीं है, हम आप भी जाएंगे जेल में, हम भी जाएंगे जेल में। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर संविधान कहता है मौलिक अधिकार है विचार की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? तो फिर तो भाजपा ये कहती है ना कि इमरजेंसी का दौर भूल गई। जो कांग्रेस के समय जो जिस तरह का माहौल था, जिसमें ये प्रेस को दबाया गया, लोगों को बोलने की आज़ादी छीन ली गई, विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया गया, मीसा लगा दिया गया, तो वो क्या था फिर? उस समय कांग्रेस की इंदिरा गांधी के द्वारा जो 76 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उससे 100 गुना ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति है। घोषणा सिर्फ नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार में अघोषित इमरजेंसी उससे 100 गुना ज़्यादा देश की जनता झेल रही है। लेकिन वो तो कह रहे जैसे 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रहे, 3 तलाक का मुद्दा है, ये सब तो 370 हटाया, लेकिन सोनम वांगचुक वहाँ से 18 दिन तक क्यों अनशन किए? सोनम वांगचुक अभी इसी महीने की घटना है। 370 हटाए तो कश्मीर वासियों को, लद्दाख वासियों को क्या मिला? बल्कि जो मिला हुआ था स्टेट का स्टेटस, वो भी उन लोगों से छीन लिया गया। पहले पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों पे पत्थरबाजी करते थे, अब वो सब नहीं हो रहा है। तो स्पॉन्सर्ड था, वो स्पॉन्सर्ड था। किसके द्वारा? आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, भारत भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। अभी आप देखते नहीं हैं, हिंदू हो करके मुस्लिम कैप लगा लेगा, मंदिर में कुछ मांस का टुकड़ा फेंक देगा, और वही आदमी बाद में उधर टोपी हटा देगा, ड्रेस बदल लेगा कि मंदिर में गौ मांस फेंक दिया, सुअर का मांस फेंक दिया। तो ये सब प्रायोजित है।
ये सब आरएसएस के आदमी ये तो मैंने ऑन रिकॉर्ड है। ये 10 साल में मैंने दर्जनों उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है। तो कौन लगता है बेहतर जो इस बार आएगा तो बेहतर कर देगी? ये सब सारी समस्या बेहतर के लिए जनता संघर्ष कर रही है और इसी संघर्ष में क्रमिक रूप से सिलसिलेवार ढंग से बेहतर विकल्प सामने आएगा। और अभी इस प्रोसेस में तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है, अन्य जो विपक्षी दल है, वो सारे मिलकर के जो मोर्चा बनाए हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। आप भी जानते हैं, देश की जनता जान रही है। तो इंडिया गठबंधन मोदी का कंप्लीट विकल्प नहीं होने जा रहा, ये हम लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है। लेकिन मोदी के अत्याचार से तत्काल मुक्ति मिलेगी, इसलिए जनता इंडिया विकल्प के साथ खड़ा है। लेकिन यही तो कह रही है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पे वोट मांगे। एक राहुल गांधी का चेहरा की बात आती है, ममता बनर्जी का बात आता है। तो कौन लगता है कि प्रधानमंत्री बेहतर होगा आपके अनुसार? चेहरा मोदी जी के अलावा उनके पास कोई चेहरा है क्या? मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है उनके पास? योगी जी है, नितिन गडकरी है, कोई नहीं है, किसी की चर्चा नहीं है। मोदी जेलोन वही सर्वशक्तिमान है, उनके सामने किसी की चलती नहीं है, किसी की चर्चा नहीं है। तो जहाँ वन मैन शो है वो दूसरे पर सवाल उठाते हैं अपना वन मैन शो छिपाने के लिए। हकीकत ये है, जो चोरी करता है ना वही आगे जाके चोर 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 हल्ला करेगा, है ना, ताकि वो अपने बच जाए और लोग दूसरे के पीछे दौड़ चले। तो मोदी सरकार, मोदी जी का या उनके तमाम जो शीर्ष नेता हैं, उनका यही तरीका है। अच्छा, आपने अभी सीपीआई का नाम लिया। ये नए जनरेशन के जो युवा है उसमें सीपीआई का जो आइडियोलॉजी कहते हैं वो कम देखने को मिलता है। जिस तरह से सीपीआई नहीं, सीपीआई एक तो पार्टी है, वामपंथ एक विचारधारा, वामपंथ एक विचारधारा है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी है ना। और ये जो मोदी सरकार है, ये अपना दुश्मन नंबर 1 अगर किसी को मानता है तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले को मानता है, कम्युनिस्टों को मानता है। और इसीलिए मोदी जी का भाषण इधर रिसेंट का देखिए, इनका जो इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है तो उस पर क्या बोले, ये मुस्लिम लीग की छाप है ना, इस पर अर्बन नक्सलियों की छाप है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग का छाप है। वो दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, किसका नाम लिए? अर्बन नक्सलियों का, मतलब कम्युनिस्टों का, लाल झंडे वाले लोगों का। अच्छा, अर्बन नक्सल ये है? हाँ, अच्छा, कई लोग पूछते हैं अर्बन नक्सल कौन है, किसके तरफ? अर्बन नक्सल जैसे मेरे शहर में रहने वाला आदमी, साफ पहनने वाला आदमी, साफ बोलने वाला आदमी, इसी को कहते हैं अर्बन नक्सल है। शहर में विचारधारा, साफ लिखने वाला आदमी, सच को सच, गलत को गलत कहने वाला आदमी, उसी को अर्बन नक्सल कहते हैं। चाहे कभी हो पत्रकार हो, मेरे जैसा आम नागरिक हो। अच्छा, तो एक सवाल मेरा ये था, विचारधारा धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है सीपीआई का? खत्म नहीं हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है? जनरेशन में दिखते नहीं है ना। नहीं, नए जनरेशन के लोगों को मैंने दिखता ऐसा नहीं है। अभी जो कन्हैया कांग्रेस पार्टी से दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? अभी तो कांग्रेस में चले गए ना। बिहार में अभी जो नालंदा के उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ, वो क्या हैं? नए जनरेशन के लोग हैं, 40 साल 42 साल तो उम्र है, आपसे 2-4 साल बड़े होंगे या सब। मेरा सवाल यही आता है ना कि सीपीआई में ऐसा क्या है जो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, सीपीआई को छोड़ दिया उन्होंने कन्हैया कुमार? नहीं, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन आइडियोलॉजी के तौर पर यूथ के बीच में अगर कोई आकर्षण है तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव उसका जिंदा उदाहरण है, ताज़ा उदाहरण है। तो अभी जिस तरह से माहौल है बिहार जेएनयू में 5000 से अधिक लड़के लड़कियां पढ़ती है, लेकिन वो चुनता किसको है? लेफ्ट को पसंद करता है, लेफ्ट को चुनता है। और लेफ्ट को क्यों पसंद करता है? भाजपा का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो गुंडागर्दी करता है, बम फेंकता है, बदमाशी करता है, वो सब कुछ करता है। तो छात्री है ना? हाँ, छात्र है, लेकिन वो भाजपा की मानसिकता वाले लोग हैं, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग हैं। चूँकि वहाँ पर एबीवीपी का चलता नहीं है। ये सारा कुकर्म करने के बावजूद अभी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव हुआ पूरा लेफ्ट पैनल जीता। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि लेफ्ट का आकर्षण यूथ में नहीं है। यूथ में है, दर्जनों यूनिवर्सिटी, जेएनयू उसका टॉप है, न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी में जेएनयू आता है। वहाँ युवाओं का आकर्षण कहाँ है? देखिए। लेकिन जिस तरह से कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है कि ये लोग तो अर्बन नक्सल की बात वहाँ भी होती है, तो इसमें कुछ सच्चाई दिखती है? वो बिल्कुल गलत है, गलत प्रचार है। तो फिर ऐसा क्यों परसेप्शन बनाते हैं? परसेप्शन बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए और अपने पक्ष में मोड़ने के लिए।